कि आप सब जानते हैं कि 6 तारीख से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ इस फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपने स्टूडेंट्स को जो है। तो ये मेरी बातें ज़रा आप ध्यान से सुन लीजिए और इन पे अमल भी करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जैसी भी आपकी तैयारी है, उस तैयारी से हतोत्साहित मत होइए। यानी आपकी जो भी तैयारी है, उस तैयारी के साथ में आप परीक्षा में सम्मिलित हो जरूर होइए। ऐसा नहीं कि मेरी तैयारी नहीं है तो मैं पेपर नहीं दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप पेपर देने एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, उससे पहले मैंने आप सब स्टूडेंट्स के लिए जो है विभिन्न वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जो कि आपकी डिफरेंट बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो है, और उन बुक्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और काफ़ी लंबे समय से मैं आप लोगों को गाइडेंस देता आ रहा हूँ कि देखिए ये पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट थर्ड के क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट फोर्थ के क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो है आपके ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो किस तरह के होंगे। और जो है आपके दूसरे क्वेश्चंस, तो 60 लाइंस लिखेंगे आप जो है। और अगर 60 लाइन एक बी क्वेश्चन में लिखी, 60 उसमें लिखी सी में, 60 डी में लिखी, तो आपको कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, उसको इतना लेंदी लिख दो कि दूसरा क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास में समय ही ना बचे। तो आपको समय का भी मतलब मैनेजमेंट करना है कि पेपर को सही समय पर समाप्त करना है, पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद में अगर आपको ये लगता है कि जो क्वेश्चन ए है, इसके आंसर जो है मैं बहुत अच्छे लिख सकता हूँ, सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर लेकिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त उस क्वेश्चन का नंबर लिखिए और फिर उसका आंसर लिखिए। तो आप अपनी तरफ से अपना कोई नंबर नहीं डालेंगे। अच्छा, और ये जो क्वेश्चन आंसर देने का तरीका है, इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे क्वेश्चन ए है, इसको आप जब करना शुरू कर देते हैं तो इसको फिर लगातार करते चले जाइए, एक ही पेज पर करते रहिए। ये नहीं कि आपने इसके 5 क्वेश्चन एक पेज पे उतारे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो बी था उसका एक शॉर्ट नोट लिखना शुरू कर दिया, फिर उसका आंसर दे दिया, फिर उसमें एक सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया, फिर क्वेश्चन ए वहाँ पे चालू कर दिया, उसके 4-5 जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर डी शुरू कर दिया। तो इससे एग्जामिनर को जो है ना, एक गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है कि यार क्या बेवकूफ़ आदमी है, इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखना था तो एक ही जगह पे लिख देता, ये 50 जगह पे क्वेश्चन ए लिखे जा रहा है, तो ये क्या तरीका है इसका। इसका मतलब ही इज़ जस्ट ए डफर। तो आपको अपने आप को डफर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बताइए कि मेरे को क्वेश्चन ए आता है, तो ठीक है, क्वेश्चन ए के जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उन सब का आंसर दे दीजिए, लेकिन एक ही पेज पे, सेकंड पेज पे, मतलब लगातार दीजिए। ये नहीं कि कहीं एक जगह डाला, फिर कहीं और जगह घुसेड़ दिया, फिर कहीं और जगह घुसेड़ दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पैनिक मत होइए, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग के अंदर, तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, यानी वो इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो ऑथेंटिक है, और अगर इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसको ही सत्य माना जाएगा, और उस
के बारे में आपको आंसर देना है। हिंदी में हो सकता है कि उसको हिंदी नहीं आए, क्योंकि ये जो पेपर है महाराष्ट्र में बनते हैं, और बम्बईया फिल्मों में आप जानते हैं आएगा जाएगा खाएगा पिएगा करते रहते हैं, उन्हें हिंदी बोलनी खास अच्छी आती नहीं है, तो वो हिंदी की गलती कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे बॉम्बे में ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन गलती हो सकती है उनसे हिंदी के बारे में जो है। तो हिंदी वाले को ऑथेंटिक मत समझिए, इंग्लिश में जो कुछ भी पूछा गया है वो ऑथेंटिक समझिए, और पेपर को करने में अपना पूरा समय खर्च करिए। ये नहीं कि आप आधा एक घंटे में पेपर करके जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको पूरे 3 घंटे वहीं बैठना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर अभी आपको नहीं आ रहा हो, बैठे रहोगे तो शायद उसका आंसर आपको कुछ आ जाएगा, आप कुछ लिखेंगे उसके अंदर, तो उससे आपको मतलब पेपर में मटेरियल बढ़ेगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसका ध्यान रखना है, और ज़्यादा पानी पीने, बार बार निकलना, बार बार टॉयलेट जा कर के आना, तो ये आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, अपनी एनर्जी सारी पेपर देने पे खर्च करिए। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ लिखिए, क्योंकि जो साफ लिखावट होती है उसको पढ़ने में जो एग्जामिनर होता है उसको परेशानी नहीं होती, वो आसानी से आपके आंसर को पढ़ लेता है, और इसकी वजह से वो आपको नंबर भी अच्छे देता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से लिखते हैं कि लिखे खुदा और पढ़े मूसा, तो फिर आपको नंबर भी ऐसे ही मिलेंगे। वो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे करके आगे चलता कर देगा। तो फिर आप ये कह भी नहीं सकेंगे कि साहब मैंने लिखा तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को इतने कम नंबर क्यों मिले। क्योंकि कम नंबर इसलिए मिले कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा, आपने लिखा क्या है। वो तो आप समझ लीजिए उसकी मेहरबानी कि उसने आपको जो है 2 नंबर तो दे दिए, नहीं तो वो तो 0 भी दे सकता था आपको, क्योंकि उसने समझ में ही नहीं आ रहा आपने क्या लिख रखा है उसके अंदर जो है। तो ऐसा मत करिए, साफ लिखिए, कटिंग मत करिए, बार बार जो है काटना कोई अच्छी बात नहीं है। और जो पेपर है जिसमें आपने कुछ नहीं लिख रखा है, मतलब तो ब्लैंक पेपर्स मत छोड़िए बीच में, लगातार पेपर को मैं लिखते रहिए, मतलब जो है। तो आप जब इन सब हिदायतों का पालन करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने 100% पेपर अटेम्प्ट किया है तो नहीं करते भी 50-60% नंबर तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 50-60% पेपर को ही अटेम्प्ट किया है तो देने वाला भी कितने नंबर देगा आपको। तो फिर तो ये समझ लीजिए कि भाई आपने खुद ने ही ये तैयारी कर ली है कि हम फेल होने के लिए तैयार हैं, आप हमें फेल क्यों नहीं कर देते। तो सोचना आपको है किस तरह से पेपर देना है आपको जो है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस टाइम में आपको अपना मोबाइल वगैरह कोई अपने पास में नहीं रखना है, और अपना पेन पेंसिल जो है, स्केल या रबड़ जो भी है वो अपना साथ में लेकर के आइए, और किसी और से बात मत करिए, क्योंकि बात करने से डिस्टरबेंस पैदा होती है। और एंड डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम समवन, किसी आदमी की कॉपी से नकल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ प्रश्न होते हैं उनका गलत आंसर पता होता है, वो गलत आंसर जब नकल किया जाता है तब सब लोग वही गलत आंसर दे देते हैं, और सबके ही वो नंबर जो है वो कट जाते हैं उस गलत आंसर के कारण। तो आप जो क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, तो उसके बाद में फिर आप गलत आंसर नहीं करेंगे। और अपना समय किसी से पूछने में या किसी को बताने में मत खर्च करिए, आप सिर्फ अपना समय अपने खुद के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो बस मैं
ये गाइडेंस देने के लिए ही मैंने ये वीडियो आपके सामने पेश किया है। और इस वीडियो को आप अगर फॉलो करेंगे तो मैं सोचता हूँ आप अच्छे मार्क्स लेकर के पास होंगे। और कोई वजह नहीं है कि आप थ्योरी में अच्छे नंबर नहीं ले करके आए। तो मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ और फिर मैं मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में आप लोगों से। और अभी आपको पता है 2 बजे एक ओरिएंटेशन क्लास है, उसमें मैं फिर आपसे बात करूँगा एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। और जो सब्सक्राइब का जो बटन है, बेल आइकॉन, उसको ज़रा टच ज़रूर करिए। अब वीडियो को शेयर करिए सब स्टूडेंट्स के साथ में, जिससे कि वो भी समझ सकें कि वो कहाँ गलती करते हैं, जहाँ उनको गलती नहीं करनी चाहिए। जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उससे पहले, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, इन सब क्वेश्चंस को आपने देख लेना है। और जैसे जैसे आपके पेपर्स आते हैं उसी हिसाब से आप इन पे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़िए। और ख़ास तौर से जो क्वेश्चन बैंक्स मैंने बना कर के दिए हैं आपको, पेपर मतलब 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, पेपर 3 के लिए, पेपर 4 के लिए, तो ये जो क्वेश्चन बैंक्स हैं इन क्वेश्चन बैंक्स को ज़रूर देख लीजिए। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी मैंने देने की भरसक कोशिश की है, तो आप उन आंसर्स को भी याद कर लीजिए। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि किस तरह के ऐसे टाइप के या शॉर्ट नोट या टिप्पणी लिखिए के क्वेश्चंस आएंगे और उनमें क्या पूछा जाएगा। तो उसमें अब आपके सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपने क्लास अटेंड की है, आपने ऑनलाइन भी अगर ईमानदारी से क्लास ली है, तो मैं सोचता हूँ आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल सिर्फ उन लोगों को होगी जिन्होंने ऑनलाइन क्लास के अंदर सिर्फ अपना मोबाइल रखा और अपना रोल नंबर डिस्प्ले होता रहा और वो जो थे कहीं घूमते फिरे। तो उनके लिए तो मैं कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकता। मैं उनके लिए बस सिर्फ शुभकामनाएं प्रकट कर सकता हूँ कि भगवान उनको सफलता दे दे। और जहाँ तक जो स्टूडेंट्स रेगुलरली रहे हैं, जिन्होंने सिंसियरली क्लास अटेंड की है, जिन्होंने मेरे को सुना है और दूसरे फैकल्टी मेंबर्स को सुना है, तो उनके लिए अब कोई समस्या बाकी नहीं रही है। अच्छा, दूसरा, अब क्या बातें हैं जिनका आपको एग्जामिनेशन पेपर देते वक्त ध्यान रखना है। तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आएँ तब एप्रन पहन करके ही आएँ। अगर आप एप्रन पहन करके नहीं आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो वो आपके लिए एक परेशानी का कारण हो जाएगा, क्योंकि गार्ड ही मना कर देगा, आपको इंस्टीट्यूट में एंटर नहीं करने देगा। अच्छा, दूसरा, आपका जो आईडी है वो आपके पास में होना चाहिए। तीसरा, एडमिट कार्ड आपका आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। एडमिट कार्ड को घर भूल करके आने की भूल हरगिज मत करना। अच्छा, तीसरा, अपनी जो सीट है उस सीट पर समय रहते आकर के बैठ जाइए। जितना लेट आप वहाँ पर आएंगे उतना आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि जो पेपर है वो 3 घंटे का है। और अगर मान लो आप आधा घंटा लेट आते हैं तो फिर आधा घंटे का टाइम तो आपका ख़राब हो गया। आपके पास में सिर्फ 2.5 घंटे बचे। तो इन 2.5 घंटों के अंदर हो सकता है आप पूरे पेपर को कवर नहीं कर पाएँ। तो इसलिए समय पर आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा, मेरे सामने एक और समस्या कुछ स्टूडेंट्स ने बताई थी। तो वो ये कहते हैं कि साहब हम डीयू का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम आपके यहाँ पर भी ये एसआई का कोर्स कर रहे हैं, और हमारी दोनों डेट जो है ना क्लैश कर रही हैं। यानी हमारा वहाँ पे भी पेपर है और इस डेट में आपके यहाँ पर भी पेपर है। तो इस तरह के जो छात्र हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आपको जो
ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उस पेपर को कर लीजिए। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटे के बाद में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। इस बात को आप याद रखिए कि आप 11 बजे की बजाय आप 12 बजे यहाँ पे आओ और 12 बजे आकर के ये कोशिश करो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाए, तो वो एंट्री नहीं मिल पाएगी। अच्छा, अब आपके सामने जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं तो उससे पहले आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखिए, संयत रखिए। कोई बहुत ज़्यादा उत्तेजना या बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा जो ज़रूरी चीज़ ये कि आप वहाँ पे बैठने के बाद में थोड़ा सा शांत हो जाइए, और शांत होने के बाद में जब आपको आंसर बुक्स दी जाएंगी और आंसर बुक्स देने के बाद में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तब आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन पेपर को पहले ध्यान से पढ़ें। और ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ए में जो 25 क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। फिर सेकंड जो बी क्वेश्चन है उसमें 8 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो कौन से हैं। फिर सी में 8 क्वेश्चंस कौन से हैं और डी में 8 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप पेपर जब शुरू कर देते हैं तब ये मत सोचिए कि क्वेश्चन ए को ही हमें सबसे पहले करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी डॉक्टर ने नहीं लिखा कि साहब क्वेश्चन पेपर ए ही पहले सॉल्व होना चाहिए। तो एक तो अपनी कॉपी पर अपना रोल नंबर लिखना है, अपना जो है एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर उस पर लिखना है, पेपर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है। ये सब फॉर्मेलिटीज़ तो आप हमेशा से करते हैं, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। अब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आपको आता है उस क्वेश्चन से आप पेपर को शुरू कीजिए। चाहे वो क्वेश्चन बी का शॉर्ट नोट है या सी का शॉर्ट नोट है या डी का शॉर्ट नोट है, तो जो भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आंसर आता है, जिस क्वेश्चन का आप बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, जिसको बहुत अच्छी तरह लेवल कर सकते हैं, तो उसको ही सबसे पहले करिए। अच्छा, दूसरा हाशिया खींच करके लिखना है, बिना हाशिया खींच करके नहीं लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वही होना चाहिए जो पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर है। मान लो क्वेश्चन नंबर पेपर में 35 है, तो आपको 35 लिख करके और फिर उसका आंसर लिखना है। अच्छा ये है कि आप अलग अलग कलर की इंक इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी बेहतर है। जैसे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 35 और इसके बाद में आंसर लिखा, क्वेश्चन नंबर 35 आपने लिख दिया ग्रीन इंक से, और फिर ब्लू इंक जो है उससे आपने लिखना शुरू किया आंसर जो था। अच्छा, आंसर में सबसे पहले आपको वो हेडिंग लिखना है जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, मतलब जो है, तो सबसे पहले उसका हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद में फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको मतलब पता है, इरिलेवेंट बात कुछ नहीं लिखनी है, बस उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है उसको आप बताइए। तो जैसे बीमारियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि साहब कॉलेरा के बारे में बताइए, तो आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए कि जब ऊपर आप कॉलेरा का हेडिंग देंगे, उसके बाद में फिर आप नीचे लिखेंगे इसका जो काजेटिव एजेंट है वो विब्रियो कॉलेरा है, और फिर इसके बाद में इसका होस्ट फैक्टर जो है वो मेल फीमेल दोनों हैं, और इसमें एज कोई कंसिडरेशन नहीं करती, और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बीमारी होती है। और इसके बाद में फिर सीजनल जो इम्पैक्ट होता है वो आप बताएंगे कि बरसात में या गर्मियों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसके बाद में इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ये लिखेंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड जितने दिन का भी है, 2 दिन 3 दिन, वो लिखेंगे। उसके बाद में फिर आप इसमें ये लिखेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं।
तो आपने उसके सिम्टम्स जो हैं वो उसमें लिख दिए कि इसमें उल्टी लगती है, दस्त लगती है, वोमिटिंग होती है, नौजिया होता है, और फिर ये जो बीमारी होती है इसमें बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं, राइस वाटर स्टूल निकलता है, पानी बहुत निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर डिहाइड्रेशन से अल्टीमेटली जो है आदमी कोमा में चला जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। चलो ये आपका आंसर हो गया। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरे को फैलती है, इसका नोटिफिकेशन करना ज़रूरी है। ये सब बातें आप जब क्वेश्चन में लिख देंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपको जो 5 नंबर में से कोई 4 नंबर नहीं देगा, आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन बातें उस क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो जो बेस्ट क्वेश्चन का आंसर आता है उस क्वेश्चन के आंसर को सबसे पहले लिखिए, और जितने अच्छे आंसर्स आ रहे हैं उन सब क्वेश्चंस को आप लिखते चले जाइए, और आखिर में आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए मतलब लिखने के लिए कि जिनका आंसर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो उनको लिखिए ज़रूर, अटेम्प्ट ज़रूर करिए। जैसे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पाँचों क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करिए। हो सकता है 3 के जवाब आप बहुत अच्छे लिखें लेकिन 2 के जवाब उतने अच्छे नहीं लिखें, लेकिन जवाब ज़रूर लिखिए। और जब आप कुछ लिखते हैं तो जो कॉपी जांचने वाला होता है वो 0 मार्क्स नहीं दे सकता आपको, जो है वो आपको उसमें चाहे 1-2 नंबर भी देगा तो भी कुछ तो जुड़ेगा ना। तो देखना ये है कि जुड़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती पेपर्स के अंदर जो है, और जो आंसर आप लिखते हैं इसमें शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस में टिप्पणी लिखिए के अंदर, ये आंसर बहुत लंबा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस लिखना है। तो मैक्सिमम आंसर दीज क्वेश्चंस इन 10-12 लाइन्स, 10-12 लाइनों में इसका आंसर आप लिख दीजिए। तब भी आप अगर 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो